नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर स्टॉप चैनल पर। आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। 4.2 यानी 4.2 करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखेंगे जो हमें 4.2 करने में हमें आसानी होगी, क्योंकि हमारे 4.2 में जो क्वेश्चन यानी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे इसी पर आधारित हैं। इन्हीं पॉइंटों को लेकर आगे हम 4.2 भी करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहला बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पहला जो हमारा पॉइंट दिया गया है वो है वक्र। वक्र क्या होता है? वक्र का अर्थ है जो सीधी ना हो, अर्थात वो रेखाएं जो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी या किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। यानी बोलचाल की भाषा में कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र कहलाती है। जो रेखाएं बिना रूलर का प्रयोग किए खींची जाती हैं। देख लेते हैं बच्चों एक बार हम जाकर। देखिए, ये हमारी बच्चों कोई भी हम पेंसिल की सहायता से कोई भी रेखा ये खींचते हैं, ये रेखा सीधी नहीं है। बिना रूलर के प्रयोग के ये हमने रेखा बनाई है जो एकदम टेढ़ी मेढ़ी है। किसी प्रकार से कोई भी इसमें आपको सीधापन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार की रेखाएं हमारी वक्र रेखाएं कहलाती हैं। आइए हम आगे चलते हैं। आगे हम दूसरा आपका पॉइंट है सरल वक्र। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, सरल वक्र वह आकृति होती है जो कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ठीक है, एक चीज आप देखिए, ये नीचे एक आपको आकृति दिखाई दे रही है। ये देखिए आपकी जो आपका ये आरंभिक बिंदु है और ये आपका अंत बिंदु है। ये आपका अंत बिंदु है, ये आपका आरंभिक बिंदु है। अब आप देखिए, ये आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु आपस में नहीं मिल रहे हैं, ना ही कहीं पर ये आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वक्र होते हैं वो आपके सरल वक्र कहलाते हैं। वक्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला वक्र होता है खुला वक्र, जो हमने सरल वक्र के रूप में हम जिसे देख सकते हैं, और दूसरा होता है बंद वक्र। अब आइए खुला वक्र और बंद वक्र को एक बार हम यहाँ पर समझ लेते हैं। खुला वक्र होता है, खुला वक्र वह वक्र जिनकी रेखाएं आपस में नहीं मिलती या प्रतिच्छेदित नहीं करती। मैंने सरल वक्र में भी आपको ये बताया था कि सरल वक्र और खुला वक्र एक ही प्रकार के वक्र होते हैं, क्योंकि ये आपस में कहीं पर भी आप प्रतिच्छेदित नहीं करते। ठीक है बच्चों, खुला वक्र कहलाता है, खुला वक्र वह वक्र होता है जो आपस में कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करता। इसका आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु एक ही होता है। इसका आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु ये आपस में कहीं पर प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा। इस तरह के वक्र को हम सरल वक्र भी कहते हैं। सरल वक्र और खुला वक्र एक ही होता है बच्चों। आगे चलिए, आगे हम बंद वक्र देख लेते हैं। बंद वक्र वह वक्र होता है जिसकी रेखाएं आपस में किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। बंद वक्र का आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु एक ही होता है। आइए बच्चों एक बार इसको हम समझ लेते हैं कि बंद वक्र में ये देखिए एक बंद वक्र की आकृति हमें नीचे दी गई है। ये बच्चों देखिए, ध्यान से देखने पर इसमें कहीं पर भी कोई खुलापन दिखाई नहीं दे रहा है। अंत बिंदु और आरंभिक बिंदु आपस में पूरी तरह से मिल चुके हैं। ये आपस इस तरह एक और आकृति बच्चों मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए ये एक आकृति है, ये भी एक तरह से बंद वक्र है, क्योंकि इसकी एक रेखा और दूसरी रेखा आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये एक बंद वक्र कहलाएगा। या और भी प्रकार के आप इस तरह की जो आकृतियां देखते हैं
वो आपकी बंद वक्र ही कहलाएंगी। आइए आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम वक्र के भाग देख लेते हैं। वक्र के भाग क्या होते हैं? वक्र के 3 भाग होते हैं। एक तो उसका अभ्यंतर, वक्र का अभ्यंतर जो वक्र के अंदर का भाग होता है। ये देखिए बच्चों, एक आकृति आपको यहाँ पर दिखाई गई है। इसमें जो ए है, ये एक प्रकार का वक्र है जो है बंद वक्र है। इस बंद वक्र के अंदर एक ये बिंदु ए ले लिया गया है। ये बिंदु ए जो है ये इसका अभ्यंतर है, यानी इस वक्र का अभ्यंतर ए बिंदु है। इसे हम अभ्यंतर बिंदु भी कह सकते हैं। अभ्यंतर बिंदु। दूसरा आपका बी बिंदु है। अब दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा है वक्र की सीमा। वक्र की सीमा हमारी परिधि या परिसीमा दोनों जो है वो वक्र की सीमा में आती है। वक्र की सीमा देखिए, हम ये बिंदु बी है जो वो वक्र की सीमा पर बना हुआ एक बिंदु है। तो यानी बिंदु बी हमारा जो है वो वक्र की परिसीमा का बिंदु है। वक्र की परिसीमा या परिधि, ये बिंदु बी है जो वक्र की परिधि पर स्थित है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है। तीसरा भाग है जो वो है वक्र का बहिर्भाग। वक्र का बहिर्भाग कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये बिंदु सी जो है वो वक्र का बहिर्भाग है, यानी बाहर का भाग। बाहर का ये जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी बिंदु ले लिया जाए जो इस वक्र के बाहर कहीं पर भी स्थित हो, तो वो बिंदु वक्र का बहिर्भाग कहलाएगा। तो ये सी बिंदु जो है वो हम कह सकते हैं कि ये वक्र का बहिर्भाग है। ये बच्चों 3 भाग जो है वो वक्र के भाग हैं। अब आइए बच्चों वक्र के क्षेत्रफल पर बात कर लेते हैं। वक्र क्षेत्र वक्र के अभ्यंतर और उसकी परिसीमा या परिधि को मिलाया जाए तो वह उसका वक्र क्षेत्र कहलाता है। अब बच्चों इस आकृति में एक बार हम देख लेते हैं कि बिंदु ए जो है उसका अभ्यंतर बिंदु है। ये अंदर का भाग जो है उसका अभ्यंतर है, और ये जो वक्र की परिधि पर बना है ये बी बिंदु, ये वक्र की परिधि है। अब परिधि और अभ्यंतर ये दोनों को मिलाने पर, यानी ये आकृति जितना ये भाग जो है वो घेर रही है, ये आकृति जो है जितना भाग घेर रही है, ये बिंदु ए और बी दोनों का समावेश इसमें जो हो रहा है, तो ये जो हमारा है वो अब ये वक्र का क्षेत्र कहलाएगा। वक्र का बहिर्भाग इसके अंतर्गत नहीं है, वो बाहर का क्षेत्र है। इसके अंदर का क्षेत्र और परिसीमा दोनों जो है वो वक्र क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए बच्चों आगे और एक और आपके पाठ्य पुस्तक में एक नया जो आपका पॉइंट दिया गया है वो है आपका बहुभुज। तो बहुभुज के बारे में अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बहुभुज होता क्या है? बहुभुज एक सरल बंद आकृति है जो केवल रेखाखंडों से बनी हुई होती है। बच्चों आपने अभी तक वक्र के बारे में ऊपर देखा। वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, जैसा कि कहा गया है बिना रूलर के आप उसको बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की टेढ़ी रेखाएं जो है वो वक्र कहलाती हैं। लेकिन बच्चों बहुभुज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये केवल रेखाखंडों के द्वारा बनाई गई आकृति होती है। सरल बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो बहुभुज कहलाती है। नीचे बच्चों कुछ आकृतियां मैंने नीचे दिखाई हुई हैं। पहली देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 रेखाखंडों से बनी हुई ये आकृति यहाँ पर है। ये आपकी एक बहुभुज है, बंद आकृति है, कहीं से कोई किसी प्रकार से खुली हुई आकृति नहीं है। दूसरी आपकी ये देखिए, एक ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, ये रेखाखंड, 3 रेखाखंडों से बनी हुई ये एक
त्रिभुज है, यानी ये भी एक हमारा बहुभुज है। एक ये आपका नई फिगर है आपकी, ये भी कई प्रकार के रेखाखंडों से बनी हुई है। किसी तरह के बच्चों आप ध्यान देंगे तो ये जो आकृतियां यहाँ पर दी हुई है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई वक्र आकृति नहीं है। तो जो आपकी सरल बंद आकृति जो रेखाखंडों से बनी हुई होती है, वो आपकी बहुभुज कहलाती है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। बहुभुज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बहुभुज की भुजाओं पर बात कर लेते हैं। बहुभुज की भुजाएं क्या होती हैं? बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंडों को बहुभुज की भुजाएं कहा जाता है। किसी भी बहुभुज में जितने रेखाखंड होंगे, वो उसकी उतनी भुजाएं कहलाएंगी। अब बच्चों भुजाओं की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो रेखाखंडों की भी बात कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुभुज जो है वो रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है, ये आपने पढ़ा। अब आइए देखते हैं हम, ये एक आकृति यहाँ पर दी हुई है। ये आप देखेंगे यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी, एक आपकी ये ए बी रेखा, बी सी रेखा, सी डी रेखा और डी रेखा और ई ए ये रेखा। ये सारी रेखाखंड, इसमें ये सारे रेखाखंड है। तो ये जो रेखाखंड हमारा ए बी है, ये हमारा रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये सारे रेखाखंडों को मिलाकर ये बहुभुज बनाया गया है। तो ये जो हमारा ए बी रेखा है, ये ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए, ये सारी इसकी जो रेखाखंड है, ये सारी इसकी भुजाएं कहलाएंगी। भुजाएं आपकी ए और बी, ए बी, ये दोनों मिलाकर, ये दोनों जो आपके बिंदु हैं, इसको मिलाकर जो आपकी ये रेखा बनी है, ये इसकी एक भुजा है। ये ध्यान रखिए बच्चों, ए बी, बी सी, सी डी और ई ए इसकी भुजाएं हैं। आपको अब ये भुजाओं के बारे में पता चल गया होगा। अब आगे हम चलते हैं बहुभुज के शीर्ष के बारे में। बहुभुज के शीर्ष, किसी बहुभुज में बहुभुज की दो भुजाएं आपस में जिस बिंदु पर आकर मिलती हो, वह बिंदु उसका शीर्ष कहलाता है। बच्चों आगे हम इस आकृति में देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। किसी बहुभुज में बहुभुज की दो भुजाएं आपस में जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं। एक बार बच्चों ये आकृति देखिए, ये ए बी एक रेखा है, यानी भुजा है, और बी सी एक भुजा है। ठीक है, अब ये ए भी भुजा और बी सी भी भुजा, ये बिंदु बी पर आकर मिल रही है, तो ये इसका शीर्ष कहलाएगा। आगे बच्चों एक बार और इस बारे में देख लेते हैं। यहाँ हमारी आकृति ए बी सी डी और ई, ये जो हमने बिंदु लिए हैं ए बी सी डी और ई, ये जो बिंदु है, अब देखिए ए बी सी ये बी पर मिल रहा है, सी डी और बी ए ये सी पर मिल रहा है, और डी और सी डी पर मिल रहा है, ए ई और डी ई पर मिल रहा है। इस तरह से हमारे ये पांच बिंदु दिए गए हैं जो ये इसके बहुभुज के शीर्ष कहलाएंगे, यानी इसमें ए बी सी डी ई 5 शीर्ष हैं। आगे बच्चों एक चीज और देख लेते हैं, बहुभुज की आसन्न भुजाएं। किसी भी बहुभुज की दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु होता है, बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती है। बच्चों आइए इस आकृति को एक बार फिर से देख लेते हैं। इस आकृति में एक ए बी रेखाखंड आपका यहाँ दिया है। ए बी रेखाखंड और सी बी रेखाखंड आपस में एक उभयनिष्ठ बिंदु बी पर आकर मिलते हैं, तो ये आपके
ये वाली जो रेखाखंड है, ये भुजा AB और हमारी CB जो भुजा है, ये दोनों आपस में आसन्न भुजाएं होंगी। जबकि हम देख लेते हैं कि जो AB रेखाखंड है और ED रेखाखंड है, ये आपस में आसन्न भुजाएं नहीं है, क्योंकि इनका कोई भी अंत बिंदु और आरंभिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए, AB और BC में B उभयनिष्ठ बिंदु है, जबकि AB और ED में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारी AB और BC जो है वो हमारी आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। आसन्न भुजाएं हैं, जबकि AB और ED जो है आसन्न भुजा नहीं है। आगे हम इस बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। बहुभुज ABCD जो मैंने आपको ऊपर आकृति दिखाई है, उसमें भुजा AB और BC में B जो आपको दिखाया था उभयनिष्ठ बिंदु है और अंत बिंदु है, और AE और DC बहुभुज की आसन्न भुजाएं नहीं है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ कोई बिंदु नहीं है। ये मैं ऊपर बच्चों आपको अभी समझा चुकी हूँ। इस आसन्न भुजाओं के बारे में एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। इसमें एक भुजा का अंत बिंदु दूसरी का आरंभिक बिंदु होता है। देखिए बच्चों, इस आकृति में आपने देखा भी होगा कि जो आपका AB रेखाखंड है, AB के अंतर्गत AB और CB, इसका एक उभयनिष्ठ B बिंदु है, जबकि आप देख रहे हैं कि इसका AB रेखा का B जो है वो अंत बिंदु है, यानी A रेखा B पर आकर समाप्त हो रही है, और B से ही दूसरी रेखा C यानी BC जो है वो आगे बढ़ रही है, यानी A से B तक B जो है अंत बिंदु हो गया AB का, और BC का B जो है आरंभिक बिंदु हो गया। यानी दोनों रेखाएं आपस में B पर मिलती हैं, तो ये इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं वो आपकी आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। बच्चों, आगे हम देख लेते हैं बहुभुज के आसन्न शीर्ष। अभी तक हमने आसन्न भुजाओं के बारे में ऊपर चर्चा की है। अब हम बहुभुज के आसन्न शीर्ष के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। किसी बहुभुज में किसी एक ही भुजा के अंत बिंदुओं को बहुभुज के शीर्ष कहते हैं। किसी बहुभुज में किसी एक ही भुजा के अंत बिंदुओं को बहुभुज के शीर्ष कहते हैं। बहुभुज में भुजा AB के दो बिंदु A और B आपस में आसन्न शीर्ष हैं। एक बार बच्चों हम आकृति को देखते हैं। इस आकृति में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर एक रेखा AB दिखाई दे रही है कि AB एक रेखा है, फिर BC एक रेखा है, फिर CD एक रेखा है, DE और EA, ये आपकी सारी भुजाएं हैं। अब ये A और B, A से शुरू होकर B पर समाप्त हो रही है, तो ये रेखा A और B जो एक आरंभिक बिंदु है और एक अंत बिंदु है। तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, एक आरंभिक बिंदु होता है और एक हमारा अंत बिंदु होता है। तो इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं वो आपके आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। आसन्न शीर्ष जैसे A हमारा A और B हमारे आसन्न शीर्ष है, इसी प्रकार B और C, B का आसन्न शीर्ष C है। तो आइए हम देखते हैं, आसन्न शीर्ष की बात करें तो बहुभुज में भुजा AB के दो बिंदु A और B आपस में आसन्न शीर्ष है, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। इसी प्रकार CD में C और D आसन्न शीर्ष है।
ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। लेकिन ए और सी दोनों आसन शीर्ष नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये आकृति जो ऊपर दी गई है, इसमें अगर हम देखें तो ए और बी तो आसन शीर्ष है, बी और सी भी आसन शीर्ष है, लेकिन क्या ए और डी आसन शीर्ष हो सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। यानी ए और डी जो है हमारे आसन शीर्ष नहीं है, क्योंकि एक रेखा का आरंभिक बिंदु है लेकिन अंत बिंदु डी नहीं है। इसका ए बी रेखा का ए आरंभिक बिंदु है और बी अंत बिंदु है। तो एक आरंभिक और अंत बिंदु जिस प्रकार से हो तो उसे हम उसके आसन शीर्ष कह सकते हैं। लेकिन ए और डी या ए और सी इस तरह के बिंदुओं को हम आसन शीर्ष नहीं कहेंगे। आगे हम और एक बार और देख लेते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में इसके अलावा एक और आपका इन चीजों के अलावा एक और आपका पॉइंट दिया गया है, वो है बहुभुज के विकर्ण। अब बच्चों बहुभुज के विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज के अंदर या फिर अभ्यंतर, अंदर या अभ्यंतर दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। बच्चों बहुभुज के अंदर की बात करें तो बहुभुज के अंदर अगर हम देखें तो एक रेखा, ऐसी रेखा जो विकर्ण, जो दो बिंदुओं को आपस में, दो भुजाओं को आपस में मिलाती है, ऐसी रेखा विकर्ण कहलाती है। अर्थात ऐसे शीर्ष जो आसन शीर्ष नहीं है, उन बिंदुओं को, उन शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। अब आइए हम इस आकृति में एक बार देख लेते हैं कि ए बी रेखा है, ए बी पर ये एडी, ये ए बिंदु और डी बिंदु ये आपस में आसन शीर्ष नहीं है। इनको एक रेखाखंड मिला रहा है जो एक नई रेखा का निर्माण कर रहा है, एडी। ए और डी आसन शीर्ष नहीं है, उनको मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ये आपका विकर्ण है। इसी प्रकार आपके और विकर्ण दिए गए हैं, बिंदु ए और डी, बिंदु बी और डी, बिंदु सी और ई, और बिंदु ई और बी। ये आपके वक्र के अंदर, ये आपके बहुभुज के अंदर जो आपके ये रेखाएं खींची गई हैं, जो आपके आसन शीर्ष नहीं है, उनको आपस में जोड़ती है। इस तरह की रेखाएं आपकी विकर्ण कहलाती हैं। आइए देखते हैं ये जो हम आकृति दिखाई, यहाँ पर आकृति आपको जो दी हुई है, इसके अंतर्गत रेखा AC, ये रेखा AD, ये रेखा आपकी BD, ये रेखा और आपकी BE और CE, ये आपके सारे बहुभुज के विकर्ण हैं जो आपस में ऐसी शीर्षों को जोड़ते हैं जो आपस में आसन नहीं है। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। आगे हम 4.2 शुरू करने से पहले ये पॉइंटों को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम अगले हमारे वीडियो में 4.2 आरंभ करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।